हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे हैं यह प्रीवियस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जो कि यह यूपी टेट के लिए हम लोग देख रहे हैं। और यह यूपी टेट का इससे हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैसा पेपर आता है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि हिंदी का यह क्वेश्चन है और यह सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें हम करा रहे हैं। तो आप लोग इसको देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। इसमें से पूछ रहा है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो कपटी मित्र जो होता है वह आस्तीन का सांप होता है, ठीक ना। यह मुहावरा का अर्थ है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं? दूरदर्शी, दत्तविद, चित्त, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को जीतने वाले क्या कहते हैं? इंद्रियों को जीतने वाले जो इंद्रियों को अपने बस में कर ले, जीत ले उसे, तो इसे कहते हैं हम लोग जितेंद्रिय, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पवन का संधि विच्छेद। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं यूपी टेट में, और इस वीडियो को आप लोग जरूर पूरा अंत तक देखिएगा। आप लोग को जरूर बेनिफिट मिलेगी। सभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उससे आप लोग एनालिसिस करते रहिए, ठीक ना। चलिए, पवन का संधि विच्छेद है प प्लस अवन, प प्लस वन, पो प्लस अन, पौ प्लस अन। तो इसमें पूछ रहा है पवन का संधि विच्छेद। तो पवन का संधि विच्छेद कौन सा है आपको बताना है। तो पवन का संधि विच्छेद होगा यह कौन सा है? तो यह हमारा ऑप्शन सी सही होगा, पो प्लस अन होता है। और यह अयादी संधि होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, अयादी संधि होती है, ठीक ना। अयादी संधि होती है। ऑप्शन इसमें हम लोग का सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है कौन सा? ऑप्शन इसमें हम लोग का सही है, पुनर्धन जन्म, पुनः धन नर जन्म, पुनः यहाँ पे होगा पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस आजन्म। इसमें से आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें से जो ऑप्शन सही होगा, देखिए इसमें ऑप्शन हम लोग का सही होगा सी ऑप्शन सही होगा, पुनः धन जन्म। इसमें देखिए विसर्ग लगा है, तो यह कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि, ठीक ना। यह आप लोग इसको याद रखिएगा, विसर्ग संधि है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि? देखिए इस संधि से तीन क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक ना। संधि से क्वेश्चन आते हैं। कौन सा इत्यादि शब्द, इसमें से इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। इत्यादि में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो इत्यादि में कौन सी संधि है यह आपको बताना है। इसमें कौन सी संधि है, ठीक ना। इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि है? इसमें जो संधि है यण संधि है, ठीक ना। यण संधि है। इसको हम लिखेंगे इति प्लस आदि। तो यह हमारा संधि विच्छेद होगा, यह इति प्लस आदि, तो यह इसका संधि विच्छेद होगा, ठीक ना। और यह कौन सी संधि है? तो यण संधि है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। तो नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? तो नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? देखिए नाक रगड़ना यह मुहावरा है। यह इसका अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ठीक ना। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन इसमें जो हम लोग का सही होगा सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उत्थान होता है, उत्कर्ष होता है, रोपण होता है, अवंती होता है। तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो उन्मूलन का विलोम आपको बताना है। तो उन्मूलन का जो विलोम होगा कौन सा होगा? तो उन्मूलन का रोपण होता है, ठीक ना। क्या होता है? रोपण होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण होता है। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष होता है।
उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। अवन अवंती अवंती का उन्नति होता है। उन्नति उन्नति होता है। उत्थान का क्या होता है? उत्थान का पतन होता है। क्या होता है? पतन। और उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? चारण काल, आदिकाल, वीर काल, बीजवन पल काल। तो इसमें आपको बताना है बीजवन पन काल, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है बीज वपन काल। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। ठीक ना, आदिकाल को बीज वपन काल कहा है किसने? महाप्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। और आदिकाल जो कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ना। चलिए आगे, अब वीर काल को क्या कहा है, किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, आलम, बोधा, ठाकुर, घनश्याम। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यह किसकी पंक्ति है? आपको बताना है। तो यह पंक्ति किसकी है? घनश्याम की है। ठीक ना, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यह घनश्याम की पंक्ति है। ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या होता है आपको बताना है। तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या होता है? कालिंदी का पर्यायवाची जो होता है यह यमुना होता है। क्या होता है? यमुना होता है। और यमुना के और पर्यायवाची है, आप लोग इसको याद रखिएगा। जैसे अकरजा है, रवित नया है, कृष्णा है, जमुना है, कला गंगा है, सर्वतुता है, भानुजा है। यह क्या है? सब हमारे यमुना के पर्यायवाची हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो आधुनिक जो हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है यह आपको बताना है। तो इसमें से किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है बाबू श्याम सुंदर दास को। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास। चलिए आगे चलते हैं। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। तो कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, तो यह सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। क्या होता है ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा सी ऑप्शन, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यह कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, किसी कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों को कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवियों का कवि किसे कहा जाता है यह आपको बताना है। तो कवियों का कवि जिसे कहा जाता है तो वह शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक ना, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना,
किस रचना की पंक्तियां हैं? रचनाकार किस रचनाकार की पंक्तियां? तुलसीदास की, कबीरदास की, केशवदास की, सूरदास की। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा कबीरदास की, ठीक ना। कबीरदास की पंक्तियां हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर, हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का जो पहला पत्र कौन सा है? उदंड मारदंड, इतिहास, तिमिर नाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हिंदी का पहला पत्रक है, हिंदी का पहला पत्रक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह हिंदी का कौन सा पहला पत्रक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। उदंड मारदंड, मार्त दंड है, उदंड मारदंड। यह कब? 30 मई 1826 को कानपुर निवासी जुगल किशोर के संपादक में कलकत्ता में इसे प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? तो यह 20 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। किसके? यह किसने किया था? तो यह पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में जुगल किशोर के संपादकत्व में यह हुआ था, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो चिंतामणि किसका निबंध है आपको बताना है। तो चिंतामणि किसका निबंध है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नगरी प्रचारणी की सभा किस वर्ष हुई? 1893 ईस्वी, 1903 में, 1905 में। तो काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यह आपको बताना है। तो यह इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना यह 1893 में हुई थी, 1893 ईस्वी में हुई थी काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना। चलिए आगे चलते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लूलाल, राम प्रसाद निरंजन। तो राम प्रसाद निरंजनी किसकी रचना आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर जो रचना है यह लल्लूलाल जी की है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर आपसे पूछ रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो यह संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक ना। कौन कौन होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। यह जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, तो इसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रयत्न, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है वह संज्ञा के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9, 10। तो कारक के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। तो कारक के कितने भेद होते हैं? इसमें कितने भेद होते हैं? तो यह 8 कारक होते हैं। आप लोग इसको इसमें संबोधन को लेकर किया जाता है। हिंदी में 8 कारक तथा संस्कृत में 6 कारक होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत में कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, हिंदी में 8 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, घ का उच्चारण स्थान आपको बताना है। घ का कौन सा उच्चारण स्थान है? मूर्धा है, कंठ है, तालु है, दंत है।
तो घ का उच्चारण स्थान किस में होगा आपको बताना है। तो यह घ का उच्चारण स्थान जो आपको बताना है, तो देखिए क वर्ग जो आता है वह क वर्ग जो होता है यह कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से होता है। तो यह किस में आएगा हमारा क ख ग घ, यह कंठ से होगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बना है? क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस स, क प्लस च, क प्लस छ और क प्लस स। इसमें से आपको बताना है किसके योग से बना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा, तो आधा क प्लस और मूर्धन्य स जो होता है, ठीक ना, मूर्धा स होता है, यह इससे बना है। कौन सा? क्षत्रिय। ऑप्शन इसमें हम लोग का ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वर्तनी बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? शुद्ध वर्तनी। इसमें से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें शुद्ध वर्तनी हमारी सी है। ठीक ना, सी ऑप्शन इसमें हम लोग का सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कवि का स्त्रीलिंग कौन सा सही होगा? कवियत्री, कवित्री, कवयित्री, कवियित्री। तो इसमें से कौन सा कवि का स्त्रीलिंग होगा? तो यह होगा जो कवयित्री होता है। ठीक ना, स्त्रीलिंग जो होता है कवि का कवयित्री होता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युवती, नदी। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी का पूछ रहा है, तो तरणी का पर्यायवाची शब्द है कौन सा होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तरणी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो तरणी का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो सूर्य होता है। कौन सा होता है? सूर्य होता है। तरणी का पर्यायवाची सूर्य होता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा ये ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का पर्यायवाची शब्द है सीखी, सापक, विभावरी, मत्स्य। तो मीन का पर्यायवाची शब्द है आपको बताना है। तो मीन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो मीन का पर्यायवाची शब्द जो होता है यह मत्स्य होता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। मीन का पर्यायवाची मत्स्य है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। इसमें से कौन सा होगा? इसमें से आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का यह सी ऑप्शन सही होगा, भार्या। ठीक ना, भार्या जो यह भिन्न है। और भार्या क्या होता है? भार्या का पत्नी पर्यायवाची होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह पत्नी होता है भार्या का पर्यायवाची। और आत्मजा, नंदिनी, कन्या का क्या होता है? तो आत्मजा, नंदिनी और कन्या का पर्यायवाची जो होता है यह पुत्री का होता है। ठीक ना, किसका होता है? पुत्री का पर्यायवाची होता है। और भार्या जो है पत्नी का पर्यायवाची है। चलिए आगे चलते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनुपम का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द है अद्वितीय। ठीक ना, अद्वितीय जो ऑप्शन सही होगा अद्वितीय अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, कान का कच्चा होने का अर्थ है। कान का कच्चा होने का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमजोर होना। तो कान का कच्चा होने का अर्थ इसमें से कौन सा सही होगा? तो ये कान का कच्चा होने का अर्थ है सुनी बात पर विश्वास करना। ठीक है, किस पे विश्वास करना? सुनी हुई बात पे विश्वास करना,
यह कान का कच्चा होना का अर्थ है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यह जो हम लोग यह हिंदी का 30 क्वेश्चन हम लोग देखे और यह 30 क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।